नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और अहम विषय पर बात करने वाले हैं नमस्कार। कि बच्चे ये जो मूवमेंट वाले स्किल्स होते हैं, मतलब मोटर स्किल्स, ये आखिर सीखते कैसे हैं। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। हमारे पास शारीरिक शिक्षा और खेल विज्ञान के छात्रों के लिए तैयार की गई एक सामग्री है, मोटर लर्निंग एंड स्किल एक्विजिशन इन चिल्ड्रन। तो आज हम इसी में थोड़ी गहराई तक जाएंगे। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ क्या कहते हैं, जानकारी पढ़ना नहीं है। हम असल में समझना चाहते हैं कि ये सीखने की पूरी प्रक्रिया चलती कैसे है, क्या चीज़ें इसे आसान या मुश्किल बनाती हैं और इसे बेहतर कैसे किया जा सकता है। हाँ, मतलब इसमें से जो सबसे काम की बातें हैं उन्हें निकालें। एग्जैक्टली। चलिए, तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मोटर लर्निंग, ये होता क्या है? ये सिर्फ हिलना डुलना तो नहीं है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सामग्री इसे काफ़ी अच्छे से बताती है। यह है अभ्यास और अनुभव के जरिए किसी काम को करने की क्षमता में आया एक स्थायी बदलाव। स्थायी? हाँ, परमानेंट। मतलब ये नहीं कि आज अच्छा खेल लिया कल भूल गए। ये एक क्षमता में टिकाऊ सुधार है। असल में ये दिमाग और मांसपेशियों के बीच का जो कनेक्शन है उसका बेहतर होना है। अच्छा, तो दिमाग और शरीर का तालमेल जो टिकता है, जैसे जैसे साइकिल चलाना सीखना, शुरू में गिरते हैं, फिर धीरे धीरे। हाँ, बिल्कुल सही उदाहरण है। और यहीं पर दूसरा शब्द आता है स्किल एक्विजिशन, यानी कौशल हासिल करना। ओके। ये मोटर लर्निंग का नतीजा है। किसी खास काम को अच्छे से करने के लिए सही मूवमेंट पैटर्न सीखना और उसे लगातार सुधारते जाना। तो बास्केटबॉल में ड्रिबलिंग सीखना वो स्किल एक्विजिशन हुआ। हाँ, और बार बार प्रैक्टिस से वो जो ज्यादा स्मूथ और सटीक होता जाता है वो मोटर लर्निंग की वजह से है। लर्निंग एक्शन में दिख रही है। तो ये जो बदलाव है, ये होता कैसे है? क्या कोई पैटर्न है? सामग्री में फिट्स और पॉजनर मॉडल का जिक्र है, ये क्या है? हाँ, फिट्स और पोजनर का मॉडल काफी जाना माना है। ये सीखने की प्रक्रिया को 3 अहम स्टेजेस में बांटता है। 3 स्टेज? हाँ, पहला है संज्ञानात्मक चरण, मतलब कॉग्निटिव स्टेज। कॉग्निटिव यानी सोचने समझने वाला। बिल्कुल, जैसा नाम है वैसा ही काम। इस स्टेज में सीखने वाला मुख्य रूप से ये समझने की कोशिश करा होता है कि भाई करना क्या है। दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है, हाथ कैसे रखूं, पैर कहाँ जाएगा। अच्छा, तो मतलब इस स्टेज में बहुत ध्यान देना पड़ता होगा, गलतियां भी शायद ज्यादा होती होंगी। बहुत ज्यादा। जैसे कोई बच्चा पहली बार बल्ला पकड़ता है, उसे समझ नहीं आता बॉडी कैसे रखें, बल्ला कैसे घुमाएं, सब कुछ बड़ा अटपटा, धीमा सा लगता है। मूवमेंट्स बिखरे बिखरे से होते हैं। और यहीं पर एक जरूरी बात है, इस शुरुआती स्टेज में किसी को सही तरीके से करते हुए देखना, मतलब डेमोन्स्ट्रेशन और आसान भाषा में इंस्ट्रक्शन मिलना, ये बहुत मदद करता है। बच्चे को पता चलना चाहिए कि करना क्या है आखिर। ठीक है, तो कॉग्निटिव स्टेज में नींव रखी जाती है, क्या करना है ये समझा जाता है। फिर इसके बाद कौन सा स्टेज है? साहचर्य चरण, एसोसिएटिव स्टेज। हाँ बिल्कुल, जब बेसिक समझ आ जाता है तो सीखने वाला इस दूसरे चरण में आता है, या फोकस बदल जाता है। अब क्या करना है इससे ज्यादा जरूरी हो जाता है कैसे बेहतर करना है। अच्छा। अब जो सीखने वाला है वो प्रैक्टिस के जरिए अपने मूवमेंट्स को सुधारता है, फाइन ट्यून करता है, उनमें तालमेल लाता है। तो यहाँ गलतियां कम होने लगती हैं, मूवमेंट शायद ज्यादा स्मूथ लय में आने लगता है। हाँ, सही कहा। अब जैसे वो बास्केटबॉल वाला बच्चा जो पहले सिर्फ गेंद को देखकर ड्रिबल कर पा रहा था, अब शायद वो सिर उठाकर सामने भी देख सकता है। थोड़ी आसानी आ जाती है। इस स्टेज में प्रैक्टिस, मतलब दोहराव, बहुत जरूरी है। पर सिर्फ रटना नहीं, यहाँ सही टाइम पर फीडबैक मिलना कि क्या सही हो रहा है क्या गलत, ये बहुत मायने रखता है। अच्छा। सीखने वाला अपनी गलतियों को खुद पहचानने लगता है, उन्हें ठीक करने लगता है। मूवमेंट्स ज्यादा कुशल होते जाते हैं, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। और ये स्टेज काफी लंबा चल सकता है। इसमें लगातार सुधार होता रहता है। और फिर तीसरा और आखिरी स्टेज है स्वायत्त चरण, ऑटोनोमस स्टेज। ऑटोनोमस मतलब अपने आप होने वाला। हाँ, काफी हद तक। इस स्टेज तक पहुंचते पहुंचते स्किल इतना पक्का हो जाता है कि उसे करने के लिए सोचना नहीं पड़ता। वो लगभग अपने आप, मतलब ऑटोमेटिक हो जाता है। अरे वाह! मूवमेंट एकदम सहज, सटीक और स्वचालित। आप किसी अनुभवी तैराक या डांसर को देखें, वो अपनी तकनीक पे नहीं सोचते। उनका ध्यान होता है प्रदर्शन पर या रणनीति पर या भावों पर। जैसे वो प्रो बास्केटबॉल प्लेयर ड्रिबल करते हुए वो ये नहीं सोच रहा है कि हाथ कैसे चलाना है, वो तो देख रहा है कि कोर्ट पर कौन खाली है, किसे पास देना है। ड्रिबलिंग तो बस हो रही है। बिल्कुल, कमाल की यात्रा है ये, शुरू की उलझन से लेकर इस सहजता तक। वाकई। अच्छा, इस पूरी प्रक्रिया को समझाने के लिए कुछ सिद्धांत भी हैं शायद। सामग्री में एडम्स का क्लोज लूप सिद्धांत का नाम है। हाँ,
कुछ सिद्धांत हैं जो इसे और गहराई से समझने में मदद करते हैं। एडम्स का क्लोज लूप सिद्धांत। क्लोज लूप मतलब एक बंद चक्र जैसा। बंद चक्र कैसे? इसका बेसिक आइडिया ये है कि हम कोई हरकत करते हैं, फिर हमें हमारी इंद्रियों से फीडबैक मिलता है, मांसपेशियों से, आंखों से, कि हरकत कैसी हुई, और इस फीडबैक के आधार पर हम अपनी अगली हरकत को सुधारते हैं। अच्छा। तो ये एक लगातार चलने वाला लूप है। एक्शन, फीडबैक, सुधार, फिर एक्शन। ये सिद्धांत खासकर उन कामों के लिए ज़्यादा फिट बैठता है जो थोड़े धीमे होते हैं, सटीक होते हैं, जहां आपको फीडबैक प्रोसेस करने का टाइम मिलता है। शुरू में सीखने वाले इस पर बहुत निर्भर करते हैं। ठीक है, तो ये फीडबैक से सुधार पर जोर देता है, पर क्या ये तेज या अचानक बदलने वाली स्थितियों में भी उतना ही लागू होता है? सामग्री में एक और नाम है श्मिट का स्कीमा सिद्धांत। यह अलग कैसे है? बहुत अच्छा सवाल पूछा। एडम्स का सिद्धांत एक खास मूवमेंट को ठीक करने पर जोर देता है, लेकिन श्मिट सोचते हैं कि हम एक ही जैसा काम अलग अलग हालात में कैसे कर पाते हैं। क्या हम हर वेरिएशन के लिए अलग मोटर प्रोग्राम याद रखते हैं? शायद नहीं। तो फिर? श्मिट कहते हैं नहीं, हम अभ्यास के जरिए एक जनरलाइज्ड मोटर प्रोग्राम मतलब जीएमपी बनाते हैं। ये एक तरह का सामान्य नियम या खाका होता है, एक टेम्पलेट। हाँ। जिसे हम अलग अलग सिचुएशन में जरूरत के हिसाब से ढाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने अलग अलग दूरी से अलग अलग वजन की गेंद फेंकने की प्रैक्टिस की, तो हमारा दिमाग एक जनरल फेंकने का नियम बना लेता है, एक स्कीमा। अच्छा। फिर जब कोई नई दूरी या नई गेंद आती है तो हम उसी नियम के पैरामीटर बदल देते हैं, जैसे कितनी ताकत लगानी है, किस एंगल पर फेंकना है, और काम हो जाता है। इसलिए विविध अभ्यास मतलब वेरीड प्रैक्टिस इस थ्योरी के लिए बहुत जरूरी है। ये तो ज्यादा फ्लेक्सिबल लग रहा है, एक नियम जिसे हम सिचुएशन के हिसाब से बदल सके। एक तीसरा सिद्धांत भी है, डायनामिक सिस्टम सिद्धांत। ये क्या कहता है? ये सिद्धांत थोड़ा अलग नजरिया देता है। ये कहता है कि मूवमेंट सिर्फ दिमाग के प्रोग्राम का नतीजा नहीं है, बल्कि ये तीन चीजों के बीच लगातार होने वाले इंटरैक्शन से खुद ब खुद उभरता है। तीन चीजें कौन सी? पहला, व्यक्ति मतलब सीखने वाला, उसकी अपनी शारीरिक क्षमता, उसकी प्रेरणा, उसका पिछला अनुभव वगैरह। दूसरा, कार्य, यानी जो स्किल सीखा जा रहा है उसकी ज़रूरतें क्या हैं, उसके नियम क्या हैं। और तीसरा, पर्यावरण, मतलब खेलने की जगह कैसी है, उपकरण कैसे हैं, मौसम कैसा है। तो ये सिर्फ सीखने वाले पर नहीं, पूरी सिचुएशन पर ध्यान दे रहा है। बिल्कुल। आप सोचिए, एक बच्चे का दौड़ने का तरीका घास पर अलग होगा, सड़क पर अलग, और अगर वो किसी को पकड़ने के लिए भाग रहा है तो बिल्कुल अलग होगा। हाँ, ये तो है। डायनेमिक सिस्टम्स थ्योरी कहती है कि मूवमेंट इन सारे फैक्टर्स के तालमेल से अपने आप सेल्फ ऑर्गेनाइज होता है। कोई एक कंट्रोलर हावी नहीं है, बल्कि सिस्टम खुद ही उस वक्त के लिए सबसे अच्छा तरीका ढूंढ लेता है। ये बहुत डायनामिक नजरिया है। तो ये तीनों सिद्धांत, एडम स्मिथ और डायनामिक सिस्टम्स, ये सीखने की पजल के अलग अलग टुकड़े दिखाते हैं। कोई एक अकेला शायद पूरी कहानी नहीं कहता। हाँ, बिल्कुल। और ये जानना कि ये सिद्धांत कैसे काम करते हैं सिखाने वालों के लिए, मतलब कोच और टीचर्स के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। ये हमें याद दिलाते हैं कि सीखना कितना कॉम्प्लेक्स है। चलिए अब उन प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं जो बच्चों में मोटर लर्निंग पर सीधा असर डालती हैं। सामग्री में इनकी लिस्ट है। पहला तो शायद सबसे जाहिर है, उम्र और परिपक्वता। हाँ, ये तो है ही। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनका नर्वस सिस्टम, उनकी मांसपेशियां सब विकसित होती हैं, उनका कोऑर्डिनेशन बेहतर होता है, तो वो ज़्यादा मुश्किल स्किल्स सीखने के लिए तैयार होते जाते हैं। एक 5 साल का बच्चा वो सटीकता नहीं ला सकता जो 10 साल का ला सकता है ना? बिल्कुल। और प्रेरणा और रुचि, इसका कितना असर होता है? वो बहुत ज़्यादा। अगर बच्चे को किसी खेल में मज़ा आ रहा है, उसे वो पसंद है, तो जाहिर है वो ज़्यादा ध्यान देगा, ज़्यादा कोशिश करेगा और जल्दी सीखेगा। ज़बरदस्ती सिखाना उतना कारगर नहीं होता। सही बात है। फीडबैक की बात हमने सिद्धांतों में भी की, यहाँ सामग्री क्या कहती है? सामग्री कहती है कि फीडबैक 2 तरह का हो सकता है। एक तो नतीजे के बारे में, जैसे हाँ, गेंद निशाने पे लगी, इसे कहते हैं KR, नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स। ओके। और दूसरा होता है प्रदर्शन के बारे में, कि मूवमेंट कैसा था, जैसे फेंकते समय तुम्हारी कलाई सीधी थी, इसे KP कहते हैं, नॉलेज ऑफ परफॉर्मेंस। तो कौन सा ज्यादा जरूरी है? दोनों जरूरी है, पर सीखने के लिए अक्सर KP यानी मूवमेंट कैसा था ये बताना ज्यादा फायदेमंद होता है, खासकर शुरुआती दौर में। और फीडबैक पॉजिटिव होना चाहिए
और सुधार के लिए सुझाव भी देने वाला होना चाहिए। अभ्यास का तरीका भी बहुत मायने रखता होगा, है ना? रोज थोड़ा थोड़ा करें या एक ही दिन में बहुत सारा? हाँ, सामग्री बताती है कि डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस मतलब अभ्यास को छोटे छोटे सेशन में बांटकर करना ज्यादा बेहतर है बजाय मास्ड प्रैक्टिस के, यानी एक ही बार में घंटों लगे रहना, खासकर अगर आप चाहते हैं कि सीखी हुई चीज लंबे समय तक याद रहे। और जैसा हमने स्कीमा थ्योरी में देखा, वैरिड प्रैक्टिस भी जरूरी है, मतलब एक ही स्किल को थोड़ा बदल बदल कर अलग अलग सिचुएशन में प्रैक्टिस करना। और बच्चे की अपनी शारीरिक फिटनेस, उसकी ताकत, उसका संतुलन, लचीलापन, ये भी सीधे तौर पे असर डालते हैं। जो बच्चे शारीरिक रूप से ज्यादा फिट होते हैं, उनका शरीर नए स्किल सीखने के लिए ज्यादा तैयार होता है, तो वो अक्सर जल्दी सीख पाते हैं। पर्यावरण, माहौल की बात भी हुई थी। सिखाने की जगह कैसी होनी चाहिए? माहौल बहुत जरूरी है। वो सकारात्मक हो, सुरक्षित महसूस कराए और बच्चे को प्रोत्साहित करे। अगर बच्चे को गलती करने का डर नहीं होगा, उसे ट्राई करने की आज़ादी होगी, माहौल थोड़ा खेल जैसा होगा, तो वो ज़्यादा खुले मन से सीखेगा। और आखिर में शिक्षक या कोच का व्यवहार, ये कितना महत्वपूर्ण है? मेरे ख्याल से ये सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक है। कोच या टीचर का धैर्य, उनका पॉजिटिव फीडबैक देने का तरीका, बच्चे की ज़रूरत को समझकर सिखाने के तरीके में बदलाव लाने की उनकी इच्छा, ये सब सीखने पर बहुत गहरा असर डालते हैं। हाँ, एक अच्छा कोच सिर्फ स्किल नहीं सिखाता, वो कॉन्फिडेंस भी बनाता है। बिल्कुल। तो ये तो काफी सारे फैक्टर्स हो गए। अब अगर हम खासतौर पर बच्चों को सिखाने की बात करें, तो सामग्री कुछ प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स पर जोर देती है। हाँ, ये प्रिंसिपल्स टीचर्स और कोच के लिए बड़े काम के हैं। पहला है प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन, दिखाना। हाँ, बच्चे देखकर बहुत अच्छा सीखते हैं। उन्हें सही मूवमेंट करते हुए दिखाना, शायद धीमी गति में करके दिखाना, ये बहुत असरदार होता है, खासकर शुरू के कॉग्निटिव स्टेज में। और फीडबैक, बच्चों को फीडबैक देने का सही तरीका क्या है? फीडबैक जैसा हमने कहा तुरंत मिलना चाहिए, आसान भाषा में हो और पॉजिटिव हो। गलती बताएं, पर साथ में ये भी बताएं कि अगली बार क्या बेहतर कर सकते हैं। अच्छा। जैसे ये कहने के बजाय कि गलत किया, कहें बहुत अच्छा ट्राई किया, अगली बार ना गेंद फेंकते समय कोहनी थोड़ी और ऊंची रखना। इससे बच्चे को पता चलता है कि सुधार कैसे करना। ये हुई ना बात। तीसरा सिद्धांत है प्रेरणा, मोटिवेशन। बच्चों को मोटिवेटेड कैसे रखें? मजेदार बनाकर, सीखने को बोझ नहीं खेल बनाएं। छोटी छोटी चुनौतियां दें, इनाम रखें, तारीफ भी एक इनाम है, और सफलता का एहसास दिलाना बहुत जरूरी है। एक्टिविटी बच्चे की उम्र और क्षमता के हिसाब से हो, ताकि वो निराश ना हो जाएं। और प्रगति, प्रोग्रेशन, इसका मतलब है आसान से मुश्किल की तरफ बढ़ना। पहले सिंपल स्किल सिखाएं, जब बच्चा उसमें थोड़ा ठीक हो जाए तब धीरे धीरे मुश्किल बढ़ाएं। स्टेप बाय स्टेप। हाँ, जैसे पहले खड़े खड़े गेंद पकड़ना सिखाएं, फिर चलते हुए पकड़ना। इससे बच्चे को लगता है कि वो कुछ हासिल कर रहा है और सीखना भारी नहीं लगता। और आखिरी सिद्धांत, विविधता के साथ दोहराओ, रेपिटेशन विद वेरिएशन। ये तो स्कीमा थ्योरी जैसा लग रहा है। हाँ बिल्कुल, वहीं से जुड़ता है। एक ही मूवमेंट को बार बार करना तो जरूरी है ही, लेकिन उसे थोड़ा बदल बदल कर अलग अलग सिचुएशन में करना और भी बेहतर है। क्यों? इससे बच्चा सीखता है कि उस स्किल को अलग अलग हालात में कैसे इस्तेमाल करना है। ये सिर्फ रटना नहीं है, ये अनुकूलन क्षमता मतलब एडेप्टेबिलिटी बढ़ाता है। जैसे कभी छोटी गेंद से ड्रिबल करना, कभी बड़ी गेंद से, या अलग अलग तरह की सतहों पे दौड़ना। ये सिद्धांत तो बहुत प्रैक्टिकल है, और सामग्री इस बात पर भी जोर देती है कि बच्चों के लिए सीखने का सबसे नेचुरल तरीका खेल है। क्या खेल सिर्फ मजा है या ये सीखने में भी मदद करता है? अरे खेल तो सीखने का सुपर पावरफुल तरीका है। बच्चे खेल खेल में ही अनजाने में कितनी सारी चीजें सीख जाते हैं। बैलेंस बनाना, कोऑर्डिनेशन, फुर्ती, ताकत, रिएक्शन टाइम। अच्छा। हाँ, सोचिए, पकड़म पकड़ाई खेलने से दौड़ने और दिशा बदलने का स्किल कितना सुधरता है। पेड़ों पर या झूले पर चढ़ने से ताकत और बैलेंस बढ़ता है। बच्चे खेल में खुद ही ये सब एक्सप्लोर करते हैं। तो मतलब टीचर्स को सिर्फ ड्रिल नहीं करानी चाहिए, खेल को भी शामिल करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। खेल बच्चों को बिना किसी डर के मूवमेंट को आजमाने, नए तरीके खोजने और थोड़ा रिस्क लेने का मौका देता है। एक अच्छा लर्निंग माहौल वही है जो मजेदार हो और साथ में स्किल भी सिखाए। ठीक है, तो सिखाने के लिए कुछ खास रणनीतियां मतलब स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती हैं? सामग्री में कुछ सुझाव है? हाँ, कुछ हैं। जैसे अगर कोई मुश्किल स्किल सिखाना है तो होल पार्ट होल तरीका अपना सकते हैं। होल पार्ट होल, ये क्या है? मतलब पहले पूरा स्किल करके दिखाओ, होल, फिर उसके जो मुश्किल हिस्से हैं उनका अलग अलग अभ्यास कराओ, पार्ट,
और आखिर में फिर से उन हिस्सों को जोड़कर पूरे स्किल का अभ्यास कराओ, होल। अच्छा, ये तो लॉजिकल लगता है। और क्या? सिर्फ नकल करने पर जोर देने के बजाय स्व खोज को बढ़ावा देना। मतलब कोच सीधे जवाब न दे, बल्कि सवाल पूछकर या इशारे करके बच्चे को खुद सही तरीका ढूंढने में मदद करे। संकेतों का सही इस्तेमाल करना, छोटे याद रहने वाले शब्द या इशारे जो मूवमेंट के खास हिस्सों की याद दिलाएं, जैसे थ्रो करते समय कोहनी ऊंची। फीडबैक की बात तो हो गई, और कुछ? हाँ, फीडबैक तुरंत और खास होना चाहिए। चुनौतियों को धीरे धीरे बढ़ाना जरूरी है, जैसा हमने प्रोग्रेशन में कहा। और जब बच्चे थोड़े एडवांस हो जाएं, तो वीडियो एनालिसिस, मतलब अपना ही परफॉर्मेंस वीडियो पर देखना, या पीयर ऑब्जर्वेशन यानी दूसरे बच्चों को देखकर सीखना, ये भी बहुत कारगर हो सकता है। हमने सीखने की प्रक्रिया, उस पर असर डालने वाले कारक, सिद्धांत और सिखाने के तरीके, इन सब पर बात की। लेकिन हम ये पता कैसे लगाएंगे कि बच्चा सच में सीखा है या नहीं? मतलब मूल्यांकन कैसे करें? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि सिर्फ ये देखना कि बच्चा प्रैक्टिस के दौरान कैसा कर रहा है काफी नहीं है। मूल्यांकन के कुछ तरीके हैं। पहला तो है अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। हाँ, एक अनुभवी कोच या टीचर देखकर ही बता सकते हैं कि मूवमेंट कितना स्मूथ है, कितना एफिशिएंट है, कितना लगातार एक जैसा है। दूसरा, प्रदर्शन परीक्षण, परफॉर्मेंस टेस्ट्स। हाँ, ये कुछ स्टैंडर्ड टेस्ट हो सकते हैं, जैसे कितनी देर बैलेंस बना सकता है, कितनी तेजी से दौड़ सकता है, एजिलिटी टेस्ट, हाँ, या कितनी सटीकता से निशाना लगा सकता है। इनसे हमें एक ऑब्जेक्टिव माप मिलता है। लेकिन क्या इनसे पता चलता है कि सीखना टिकाऊ है? सामग्री में रिटेंशन और ट्रांसफर का जिक्र है, ये क्या है? बिल्कुल, यही सीखने का असली टेस्ट है। रिटेंशन का मतलब है क्या बच्चा कुछ समय बाद, मान लो छुट्टी के बाद भी, उस स्किल को वैसे ही कर पा रहा है? अगर हाँ, तो मतलब लर्निंग हुई है, वो टिकाऊ है। और ट्रांसफर? ट्रांसफर का मतलब है क्या बच्चा उस सीखे हुए स्किल को एक नई, थोड़ी अलग सिचुएशन में इस्तेमाल कर पा रहा है? जैसे अगर उसने बास्केटबॉल में ड्रिबलिंग सीखी है, तो क्या वो उसे नेटबॉल खेलते समय मूव करने में इस्तेमाल कर पा रहा है? अच्छा, हाँ। तो उसका मतलब ये हुआ कि असली सीखना सिर्फ प्रैक्टिस में अच्छा करना नहीं है, बल्कि उस स्किल को बनाए रखना और जरूरत पड़ने पर नई सिचुएशन में ढाल पाना है। एग्जैक्टली, सच्चा सीखना वही है जो फ्लेक्सिबल हो और टिकाऊ हो। मूल्यांकन करते समय इन दोनों चीजों को देखना बहुत जरूरी है। तो इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो मुख्य बातें क्या निकलती हैं? मेरे लिए एक बड़ी बात यह है कि मोटर लर्निंग कोई एक घटना नहीं है, ये एक पूरी यात्रा है, एक प्रक्रिया है। बिल्कुल। और इस यात्रा में धैर्य चाहिए, अलग अलग तरह का अभ्यास चाहिए और बच्चे की अपनी प्रेरणा बहुत ज़रूरी है। हमें बच्चों को सीखने के लिए एक पॉजिटिव और मज़ेदार माहौल देना होगा। रटने पर नहीं, समझने और अनुभव करने पर जोर देना होगा। और टीचर्स और कोच की भूमिका कितनी अहम है। वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन नहीं देते, वो बच्चों के मूवमेंट के प्रति नजरिए को, उनके कॉन्फिडेंस को शेप देते हैं। हाँ, और अंतिम लक्ष्य, जैसा सामग्री भी इशारा करती है, सिर्फ अच्छा खिलाड़ी बनाना नहीं है। लक्ष्य है ऐसे बच्चे तैयार करना जो शारीरिक रूप से साक्षर हों, मतलब जो जीवन भर फिजिकल एक्टिविटीज में खुशी खुशी हिस्सा लें, उनका आनंद लें और जिनमें ऐसा करने का आत्मविश्वास हो। ये उनकी सेहत और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। सामग्री से एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी। बच्चे मोटर कौशल ये सुनकर नहीं सीखते कि क्या करना है, बल्कि करके, खोजकर और गति का अनुभव करके सीखते हैं। ये करने और अनुभव पर कितना जोर है। बिल्कुल, यही पूरी चर्चा का सार है। अनुभव ही असली टीचर है, खासकर जब मोटर स्किल्स की बात हो। और यहीं से ना एक विचार मेरे मन में आ रहा है जो शायद इस चर्चा से थोड़ा आगे जाता है। क्या विचार? हमने आज बच्चों में मोटर स्किल्स सीखने की बात की, उसके स्टेज, सिद्धांत, फैक्टर्स, सब कुछ। लेकिन क्या ये जो सीखने के बुनियादी सिद्धांत हैं, ये सिर्फ फिजिकल स्किल्स तक ही सीमित है? आप क्या कहना चाह रहे हैं? प्रोग्रेशन, क्या ये जिंदगी के दूसरे हुनर सीखने पर भी लागू नहीं होते? जैसे मान लीजिए कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखना हो, या कोई नई भाषा बोलना सीखना हो, या शायद कोडिंग हो, या कोई आर्ट फॉर्म हो। क्या इन सब में भी हम पहले एक समझने के दौर से गुजरते हैं, फिर प्रैक्टिस से सुधारते हैं और आखिर में वो चीज सहज हो जाती है? क्या फीडबैक और मोटिवेशन वहां भी उतने ही जरूरी नहीं है? ये सोचने वाली बात है कि ये जो मोटर लर्निंग के सिद्धांत हैं, ये शायद इंसान के सीखने के तरीके के बारे में कितनी गहरी और यूनिवर्सल समझ देते हैं। ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है कि कैसे शरीर और मूवमेंट के जरिए सीखने के ये नियम
शायद हमारे दिमाग के हर तरह के स्किल सीखने के तरीके को ही दिखा रहे हूँ। इस पर सोचने के लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट है। और इसी विचार के साथ हम आज की इस गहरी पड़ताल को यहीं खत्म करते हैं। बिल्कुल।